इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर लागू होने के बावजूद दक्षिणी लेबनान में लगातार हमले जारी हैं। ताजा घटनाओं में एक महिला पत्रकार सहित कई लोगों की मौत हो गई है, जिससे हालत और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। इजराइल इन हमलों को सुरक्षा कार्रवाई बता रहा है, जबकि लेबनान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। अब सवाल यह है कि क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या कह रहे हैं दोनों पक्ष और क्या इसका असर हो सकता है। आइए समझते हैं आसान भाषा में। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। इजराइल और लेबनान के बीच लागू सीजफायर के बावजूद जमीन पर हालात नॉर्मल नहीं है। दक्षिणी लेबनान में हाल ही में हुए इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रहे हमलों ने पहले से ही कमजोर सीजफायर पर और ज्यादा दबाव बढ़ा दिया है। इससे क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। रिपोर्ट के अनुसार पहला हमला दक्षिणी लेबनान के अत-तिरी गांव में हुआ। यहाँ एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हमला अचानक हुआ और स्थानीय स्तर पर दहशत फैल गई। यह घटना इस बात का संकेत है कि सीजफायर के बावजूद सैन्य गतिविधियां जारी है और किसी भी समय हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इजराइल की सेना ने इस कार्रवाई को उचित ठहराया है। उसका कहना है कि जिन गाड़ियों को निशाना बनाया गया वे हिजबुल्लाह से जुड़े एक स्थान से निकली थी। सेना के मुताबिक ये कार्रवाई संभावित खतरे को देखते हुए की गई है। इजराइल का दावा है कि उसकी प्रायोरिटी अपने सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा करना है। तो पूरी कहानी समझिए कि इजराइल का दावा क्या था। दरअसल इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जो कथित तौर पर हिजबुल्लाह से जुड़े एक स्थान से निकली थी। वहीं लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार पहले हमले के बाद 2 पत्रकार मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान गांव की एक इमारत पर दूसरा हवाई हमला हुआ, जिसमें दोनों पत्रकार घायल हो गए और मलबे के नीचे दब गए। इनमें एक महिला पत्रकार अमल खलील की मौत हो गई, जो स्थानीय मीडिया संस्थान अल अखबार से जुड़ी हुई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि बचाव अभियान के दौरान भी हमला किया गया, जिससे हालत और ज्यादा गंभीर बन गए। वहीं लेबनान के सूचना मंत्री ने पत्रकारों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमला बेहद गंभीर है और इसकी पूरी जिम्मेदारी इजराइल पर डालते हैं। मंत्री ने साफ किया कि पत्रकारों को निशाना बनाना न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संघर्ष के बीच भी मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सके। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। वहीं लेबनान के सूचना मंत्री के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि बचाव कार्य के दौरान भी हमले किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि जब घायलों और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही थी, तब भी हमला हुआ। अगर ये दावा सही है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। अब जान लेते हैं कि इन सब में इजराइल का क्या कहना है। दरअसल इजराइल का कहना है कि यह हमला सीजफायर के उल्लंघन के जवाब में किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के सालू के इलाके में उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह के 2 सदस्यों को देखा, जो कथित तौर पर फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पार करके सैनिकों के करीब आ गए थे। आईडीएफ का दावा है कि इससे तत्काल सुरक्षा खतरा पैदा हुआ और इसी के जवाब में सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से हवाई हमला किया। इजराइल ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए की गई थी और इलाके में अभियान अभी भी जारी है, जिसमें हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों और ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको उस पत्रकार के बारे में बताते हैं जो हमले में मारी गई। दरअसल दक्षिणी लेबनान की रहने वाली अमल खलील 2006 से अल अखबार के लिए इस क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रही थी। उनके हालिया रिपोर्ट्स उन गांवों पर केंद्रित थे जहां इजरायली सेना की तैनाती के बीच घरों को तबाह किया जा रहा था। उनकी मौत के साथ ही इस साल लेबनान में मारे गए पत्रकारों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। 2 मार्च से शुरू हुए इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष में अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। और ऐसे में ये जान लेना भी जरूरी है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि किसी भी समझौते के लिए ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये मांग बातचीत का केंद्रीय मुद्दा है और अमेरिका इस पर सख्त रुख अपना चुका है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास करीब 2000 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसमें 440 से 450 किलोग्राम 60% तक शुद्धता वाला है। वहीं अमेरिका के रक्षा तंत्र में भी इस बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जानकारी मिली है कि अमेरिकी नौसेना के सेक्रेटरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, जिससे इस कदम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि फेलन प्रशासन छोड़ रहे हैं और उनका इस्तीफा तुरंत लागू हो चुका है। हालांकि उनके अचानक पद छोड़ने की वजह साफ नहीं हो पाई है। अब ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ने नुकसान का दावा किया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब तनाव अभी भी चरम पर बना हुआ है।
एक और सीज फायर लागू होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि फिलहाल सैन्य कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के अनुसार इस नाकेबंदी की वजह से ईरान को हर दिन करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान सार्वजनिक रूप से अलग रुख दिखाता है, जबकि निजी बातचीत में उसका रुख बदल जाता है। वहीं इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगली वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने नाकेबंदी को सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए बातचीत से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर सीज फायर के बावजूद जारी हमले इस बात का संकेत है कि स्थिति अब भी नियंत्रण में नहीं है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हिंसा नहीं थम रही। आम नागरिकों और पत्रकारों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनकर सामने आ रही है। तो साफ है कि इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर फिलहाल स्थायी शांति सुनिश्चित करने में सफल नहीं हो पाया है। लगातार हो रहे हमले और बढ़ती मौतें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हालत अभी भी बेहद नाजुक है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस पहल की जरूरत है ताकि हिंसा पर रोक लग सके और क्षेत्र में स्थिरता बहाल हो सके।